नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपका जेविनल वाला ये कोर्स चल रहा है जिसमें आज से आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट रहेगा आपका यानी कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली बात करेंगे कि कंपनी का बेसिक देखेंगे, यानी कंपनी का विकास कैसे हुआ है और उसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन सा नियम इसको अधिशासित करता है, और उसके अलावा जो आपकी कैपिटल है, बैलेंस शीट है, उसके अलावा जो शेयर होते हैं उनका किस प्रकार से निर्गमन किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा उनका हरण, पुनर्निगमन और उनका शोधन किस प्रकार से किया जाता है। फिर उसके बाद में आपका जो डिवेंचर्स होते हैं उनका निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, उनका शोधन किस प्रकार से किया जाता है, और जो बेसिक प्रोविजंस है एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कौन कौन सी मेजर सेक्शंस है उनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अलावा आपका यानी कंपनियों का समामेलन, मर्जर और समापन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पर यानी वामिका एकेडमी पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो उस प्लेलिस्ट को आपको विशेष ध्यान रखना है, किस नाम से है। तो ये प्लेलिस्ट रहेगी आपकी जेविनल जूनियर अकाउंटेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें उपरोक्त जो बात पहले बात कर चुके हैं वो टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में शामिल किए जाएंगे। तो लगभग आपके 15+15 से लेकर 20 वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपका अकाउंटेंसी लगभग कंप्लीट करवा चुका हूँ, और उसके अलावा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, और जो सामान्य ऑडिट है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपका जीएसटी कंप्लीट हो चुका है, और साथ में आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 चल रहा है, उसकी ऑलरेडी 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और जल्दी ही इनकम टैक्स को कंप्लीट कर लेंगे, 15-20 और क्लासेस उसमें बनेगी, तो जल्दी लास्ट जुलाई तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। और पैरेलल आपका ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रही है। ठीक है, और इन क्लासों कंप्लीट होने के बाद में आपका जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है जैसे एफएम हो गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, और एक्सेट्रा जो भी टॉपिक्स है उनको कवर कर लेंगे। और उसके बाद में जैसे ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाती है फिर आपका एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी पिछले 10-12 वर्षों में कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी राजस्थान में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई है उनका जो भी प्रश्न पत्र आया है उनका यानी सॉल्यूशन करेंगे एमसीक्यूज ग्रुप में। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, यानी कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जो मेजर सेक्शन है, मेजर प्रोविजंस है एज पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आपको जयपुर विद्युत वितरण, इसके अलावा जो आपकी रिमेनिंग 4 कंपनीज है जिनमें ये वैकेंसी आएगी जूनियर अकाउंटेंट की, उसके रिगार्डिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चलाया जा रहा है वो आप तक निःशुल्क पहुंच सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको वामिका एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और साथ में मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन वीडियो है उसमें टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर रहा हूँ, और साथ में जो भी ऑलरेडी जितनी भी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है उनकी प्लेलिस्ट भी मैं पिन कर रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और साथ में जो भी प्लेलिस्ट दे रखी है, अगर जो भी क्लासें आपको देखनी है सेपरेट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के टॉपिक, यानी नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आज से। नया सब्जेक्ट आपका कंपनी अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। देखते हैं इसको, यानी कंपनी खाते हैं, कंपनी अकाउंट्स है। पहले इसका बेसिक देखेंगे, कंपनी क्या होती है, कंपनी की विशेषताएं क्या क्या होती है, और जो शेयर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और कंपनी की सदस्य संख्या और दायित्व के आधार पर, और इसके अलावा सदस्य संख्या के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, जो भी बेसिक प्रोविजन है उसके बारे में बात करेंगे इसी क्लास में। फिर आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी खाते देखते हैं। पहला तो फर्स्टली देखेंगे कंपनी का मीनिंग क्या होता है, क्या देखेंगे, यानी कंपनी का मीनिंग क्या होता है। यानी कंपनी के बारे में बात करें यहाँ पे, यह है एक कंपनी से आज से वह कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित या पंजीकृत है, वो एक तरीके से कंपनी कहलाती है।
तो इसमें जो आपका 2013 में अधिनियम लागू हुआ था कंपनी एक्ट, उससे पहले आपका 1956 वाला एक्ट चलता था। कौन सा चलता था? 1956 वाला एक्ट था। उसको वो एक्ट काफ़ी पुराना हो चुका था, उसमें बार बार अमेंडमेंट किए जा रहे थे, तो फिर लास्ट में सरकार ने वर्ष 2013 में नया कंपनी एक्ट ला दिया है। तो 2013 कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो भी सम्मिलित पंजीकृत कंपनियां हैं वो एक तरह से कंपनियां कहलाती है। और इससे पहले के अधिनियम के तहत जैसे कोई 2013 से पहले कोई कंपनी है वो 1956 एक्ट के तहत सम्मिलित या रजिस्टर्ड हुई है, तो वो भी एक तरीके से कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पे ये डिटेल से बात नहीं करेंगे, ब्रीफ में देखेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आने की न के बराबर संभावना है, लेकिन आपको एक विशेष रूप से एक बेसिक नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। अगर प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में एक बार एक सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपका जो ये कॉमर्स पार्ट 1 है, जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब उसमें 60 क्वेश्चन में आपका 1/3 रहेगा। अब इसमें 60 क्वेश्चन में से आपका जैसे 5-7 सब्जेक्ट दे रखिए, जैसे आपका अकाउंटिंग है, इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, ठीक है, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है, जीएसटी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। तो लगभग इन सब्जेक्टों का माने तो आपका 5 से लेके 8 क्वेश्चन के मध्य कितना, 5 से लेके ऑडिट है आपका, तो 5 से लेके 8 क्वेश्चन आपका प्रत्येक सब्जेक्ट से आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब ये यहाँ पे 100% ये नहीं कह सकते कि एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे, 8 आएंगे। हो सकता है किसी सब्जेक्ट से 12 भी परसेंट पूछ ले, किसी सब्जेक्ट से 2-3 भी पूछ ले, अब ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर। लेकिन एवरेज माने तो 5 से लेकर 8 क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट में प्रश्न आने की यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली तैयार करना है। तो कंपनी की विशेषताओं के बारे में बात करें यहाँ पे, तो कंपनी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो कंपनी एक तरह से निगमित संस्था होती है, यानी कानून के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? जैसे कंपनी अधिनियम 2013 है, एक तरह से कानून है, तो भारत की संसद द्वारा इसको पास किया गया था। तो कानून के द्वारा एक तरह से ये कॉर्पोरेट की जाती है। प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व होता है, जो कंपनी का एक तरीके से प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसके सदस्यों से, इसके अधिकारियों से, कर्मचारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इनको इनके जाने के बाद में या संस्था छोड़ने के बाद में या सदस्यता छोड़ने के बाद में भी कंपनी का अस्तित्व विद्यमान रहता है, यानी कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। सीमित दायित्व होता है, यानी कंपनी का एक तरह सीमित दायित्व होता है, जितना उसका लाइबिलिटी है इतना ही दायित्व रहेगा। स्थायी उत्तराधिकार होता है, यानी कंपनी के सदस्यों के जन्म मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तरीके से स्थायी उत्तराधिकार चलता रहता है। सार्वमुद्रा है, कंपनी एक तरीके से कानून के अंतर्गत एक सील या कॉमन मुद्रा जारी करती है, यानी एक तरीके से सार्वमुद्रा जारी करती है। तो सार्वमुद्रा के अंतर्गत सभी कार्य किए जाते हैं। अंशों का हस्तांतरण है, तो कंपनी अपने अंशों का ट्रांसफर कर सकती है। इसके अलावा अभियोग चलाना तथा अभियोजित होना, यानी कंपनी किसी अन्य पक्षकार यानी थर्ड पक्षकार पर वाद कर सकती है, और कोई अन्य पक्षकार यानी थर्ड पक्षकार भी कंपनी पर वाद कर सकता है, यानी उस पर अभियोग या केस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में बात करते हैं पहले। तो कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करें तो पर्सनली देखेंगे, सदस्यों के दायित्व के आधार पर बात करेंगे, यानी जो कंपनी का प्रकार है, यानी मोस्टली कंपनियां 2 प्रकार की होती है। एक तो सदस्यों के दायित्व के आधार पर होती है, एक होती है सदस्यों की संख्या के आधार पर। फिर इनको सब डिवाइडेड कर रखा है। तो अगर सदस्यों के दायित्व के आधार पर बात करें तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है। क्या होती है? अंशों द्वारा सीमित कंपनी होती है। दूसरी होती है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी होती है, और एक होती है असीमित कंपनी। ठीक है, यानी इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, लाइबिलिटी फिक्स नहीं होती है, तो ये एक तरह से असीमित कंपनी होती है। अब अगर सदस्य संख्याओं के आधार पर बात करें, इसके बारे में बात करें तो मोस्टली जो प्रचलन देखा जाता है वो सदस्य संख्याओं के आधार पर देखा जाता है। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर बात करें यहाँ पे, तो एक कंपनी होती है आपकी सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी, इसको क्या कहा जाता है, यानी सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। एक होती है आपकी निजी यानी प्राइवेट कंपनी, और एक होती है आपकी एकल व्यक्ति कंपनी। क्या होती है? 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। यानी इसका प्रावधान 2013 वाला जो एक्ट आया है कंपनी दिन, उसी में किया गया था। इसमें इस प्रकार से पहले कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, पहले आपका सार्वजनिक निजी कंपनियां थी, और जो बाकी अंशों गारंटी असीमित वाली जो कंपनियां, वो कंपनियां विद्यमान थी। यानी ओपीसी कंपनी का प्रचलन सिर्फ और सिर्फ 2013 अधिनियम लागू होने के बाद में किया गया है। और इसकी विशेषताओं के बारे में पहले यहाँ पे ब्रीफ में देखते हैं, फिर आगे डिटेल्स देखेंगे। तो सार्वजनिक कंपनी है वो एक तरीके से जनता से अपना पैसा यानी जनता को निर्गमन कर सकती है। ठीक है, और निजी कंपनी है, निजी कंपनी कभी भी जनता से पैसा वसूल नहीं कर सकती है, यानी जनता में अपने प्रविरण जारी नहीं कर सकती है। और इसमें जो मैक्स टू मैक्स सदस्यों की संख्या होती है कितनी कितनी हो सकती है, यानी मैक्स टू मैक्स इसमें सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 200 सदस्यों की संख्या हो सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी में ऐसा कोई
बाध्यता नहीं होती है, यानी अंशों की संख्या के बराबर यहाँ पे सदस्य हो सकते हैं। और एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ पे किसके बारे में बात करें, तो ओपीसी 1% कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति होता है। कौन होता है, और एक व्यक्ति होता है, वो भी सिर्फ भारतीय व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय निवासी व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी भारतीय निवासी व्यक्ति ही ओपीसी कंपनी रजिस्टर करने हेतु अधिकृत होता है। और इसकी कैपिटल के बारे में बात करें, किसकी पेड कैपिटल के बारे में बात करें, तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा पेड कैपिटल नहीं होनी चाहिए किसकी, 1% कंपनी की। और इसका जो टर्नओवर है कितना, और इसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना टर्नओवर इसका 2 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा है तो ये ओपीसी कंपनी नहीं कहलाएगी, यानी इसको ओपीसी कंपनी के जो भी छूट्स है, जो भी सहायताएं हैं वो नहीं मिल पाएगी। फिर ये एक तरह से निजी कंपनी में या सार्वजनिक कंपनी में इसको चेंजिंग करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हो चुकी है। अब इनको देख लेते हैं। फर्स्टली देखते हैं सार्वजनिक कंपनी के बारे में। तो सार्वजनिक कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ पे जो जनता में प्रतिभूतियों, यानी जो भी प्रतिभूतियां जो शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, जो जनता में प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है तथा अपने सदस्यों की संख्या के अंशों की संख्या के बराबर हो सकती है। ठीक है, ऊपर बात कर चुके हैं कि सार्वजनिक कंपनी है यानी पब्लिक कंपनी है, वो व्यापार के संचालन के लिए जो धन की वसूली करती है, उगाही करती है या जनता से पैसा प्राप्त करती है, वो प्रतिभूतियां जारी करके, यानी डिवेंचर है आपका, शेयर्स है, ये जारी करके अपना पब्लिक से पैसा उगाती है। अब इसमें सदस्यों संख्या के बारे में बात करें तो जितने सदस्य होते हैं, जितने शेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे इतने सदस्यों की संख्या हो सकती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार से कोई रोक नहीं लगाई गई है और कोई लिमिट तय नहीं है। अब प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें, निजी कंपनी तो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, यानी प्राइवेट कंपनी है, अपने अंशों का कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और जो अपने सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 200। कितनी हो सकती है, ऊपर बात कर चुके हैं। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या यहाँ पे 200 हो सकती है। अब एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में बात करें तो 1% कंपनी है। अब अलग ऊपर देख चुके हैं, इसको पुनः देखते हैं, डिटेल से देखते हैं इसको। तो ओपीसी कंपनी केवल भारतीय नागरिक, यानी जो भारतीय नागरिक होता है वो निवासी व्यक्ति द्वारा स्थापित की जा सकती है, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत का निवासी व्यक्ति होना चाहिए, यानी रेजिडेंस ऑफ इंडिया व्यक्ति होना चाहिए, वही ओपीसी कंपनी की स्थापना कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें इसमें, तो ओपीसी कंपनी की प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल अधिकतम कितनी हो सकती है, 50 लाख रुपया, जैसे ऊपर बात हो चुकी है। यानी इसकी अधिकतम पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपया से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, विशेष आपको ध्यान रखना है। और ओपीसी कंपनी का प्रावधान कंपनी एक्ट 2013, यानी ओपीसी 1% कंपनी का प्रावधान कंपनी एक्ट 2013 में ही किया गया है। पहले इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं था, कोई एक्ट नहीं था। और इसकी जो धारा है, कौन सी धारा आपको ध्यान रखनी है, तो कंपनी एक्ट 2013 के खंड यानी सेक्शन 2 क्लोज 62 में 62 में, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा यानी सेक्शन 2 क्लोज 62 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका, ओपीसी कंपनी का, यानी 1% कंपनी का। ओपीसी कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर कितना, यानी औसत वार्षिक आवर्त या टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता है। कितना, यानी इसकी पेड कैपिटल तो रहेगी आपकी 50 लाख मैक्स टू मैक्स, और जो इसका वार्षिक औसत टर्नओवर है यानी कारोबार से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है वो मैक्स टू मैक्स 2 करोड़ रुपया हो सकता है। वही एक तरीके से ओपीसी 1% कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अंश पूंजी का वर्गीकरण करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बात करें यहाँ पे, तो अंश पूंजी का वर्गीकरण देखते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें जो बैलेंस शीट बनाई जाती है आपकी, उसमें आपकी एक तो ऑथराइज कैपिटल होती है, इसके अलावा आपका इशूड कैपिटल होता है, फिर आपका पेड अप कैपिटल होता है। ठीक है, तो जो भी कैपिटल दे रखी है यहाँ पे वो किस प्रकार से, अब जिसमें आपके उपरोक्त जो कैपिटल ऑथराइज कैपिटल है और इशूड कैपिटल है वो एक सूचनार्थ चिट्ठे में दर्शाई जाती है, जबकि ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का कभी भी चिट्ठे का जब योग लगाया जाता है तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम प्रश्न आ सकता है इस तरीके से। एंड ऑथराइज कैपिटल और जो आपकी इशूड कैपिटल है उसको चिट्ठे के योग में शामिल नहीं किया जाता है। अब इनकी जो टाइप्स ऑफ कैपिटल देख लेते हैं। एक तो आपको ऑथराइज कैपिटल होती है, एक इशूड कैपिटल होती है, एक आपका सब्सक्राइब्ड या पेड अप कैपिटल होती है, यानी अभिदत्त या प्रदत्त पूंजी है जो मांगी गई है, उसमें जो पूंजी शेयर होल्डर द्वारा दी जाती है उसको एक तरह से अभिदत्त या प्रदत्त यानी सब्सक्राइब्ड या पेड अप कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट पूंजी हो जाएगी यानी रिजर्व्ड कैपिटल है, क्या हो जाएगी, रिजर्व कैपिटल आरक्षित, एक तरह से आपकी क्या हो जाएगी, आरक्षित पूंजी। तो आरक्षित पूंजी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के समापन के समय ही मांगी जाती है। अब 4 प्रकार की पूंजी है, अब इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं आपके ऑथराइज कैपिटल क्या है। ऑथराइज कैपिटल के बारे में बात करें यहाँ पे,
यानी अधिकृत पूंजी या प्राधिकृत पूंजी इसको कहा जाता है। तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम, यानी जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम होते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से जो पार्षद सीमा नियम होता है वो कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में यानी कैपिटल क्लोज में वर्णित पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है। ठीक है, जो भी पार्षद सीमा नियम में जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो रजिस्ट्रार के समक्ष पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम पेश किए जाते हैं। तो पार्षद सीमा नियम में जो भी पूंजी वाक्य होता है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि कंपनी का जो अधिकृत पूंजी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, यह पूंजी वह अधिकतम राशि है जिसको निर्गमन करने का अधिकार कंपनी के पास होता है। जैसे कोई कंपनी है, जैसे इसकी ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख हो गई, कितनी होगी 50 लाख, तो कंपनी अपने जीवन काल में कब, यानी अपने जीवन काल में मैक्स टू मैक्स 50 लाख रुपए का ही निर्गमन कर सकती है। इससे ज़्यादा का निर्गमन वो नहीं कर सकती। अगर उसको इससे ज़्यादा का निर्गमन करना है तो पार्षद सीमा नियम में संशोधन करना होगा, जो एक तरह की जटिल प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करें इसमें, तो इसे नाममात्र की पूंजी यानी इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है या अंकित पूंजी या नॉमिनल भी कहते हैं। पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जैसे ऊपर बात कर चुके हैं। यानी जो आपका पार्षद सीमा नियम है उसमें पूंजी क्लोज है या कैपिटल क्लोज है, उसमें परिवर्तन करके इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अधिकृत पूंजी के बारे में बात हो चुकी है क्या होती है, और इसको यह विशेष ध्यान रखना है, अधिकृत पूंजी को चिट्ठे के योग में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका निगमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल हो गया। एंड जैसे आपकी 50 लाख की ऑथराइज कैपिटल है और उसमें से मान के चलो 35 लाख रुपया के लिए आपने निर्गमन कर दिया है, तो वो एक तरीके से आपकी निर्गमित पूंजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इशूड कैपिटल हो जाएगी। तो कंपनी के अधिकतम पूंजी में से जितने अंशों का बंटन यानी अलॉटमेंट कर दिया गया है उनके अंकित मूल्य को निर्गमित पूंजी कहते हैं। जैसा कि बात कर चुके हैं, जैसे 50 लाख का आपका ऑथराइज कैपिटल है जिसमें 35 लाख रुपया आपने जनता से पैसा लेने के लिए इशू कर दिए हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो निर्गमित पैसा किया गया इतना जनता से आपको पैसा मिला, उसमें कई सारी कंडीशंस होती है, वो देखते हैं। तो निर्गमित पूंजी जैसे 50 लाख ऊपर बात हो चुकी है, यानी ऑथराइज कैपिटल 50 लाख है, निर्गमित आपने 35 लाख कर दिया है, तो एक तरीके से आपका इशूड कैपिटल हो गया। अब इसको देखें तो कंपनी की अधिकृत पूंजी में से जितने अंशों का बंटन यानी अलॉटमेंट कर दिया गया हो उनके अंकित मूल्य को निर्गमित पूंजी कहते हैं। इसमें संस्था द्वारा निर्गमित बोनस अंश, यानी इसमें संस्था द्वारा जो निर्गमित बोनस अंश होते हैं, संपत्ति विक्रेताओं अथवा प्रवर्तकों जो प्रमोटर्स होते हैं को रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जो आवंटित अंश है वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोनस अंश भी शामिल होंगे, संपत्ति विक्रेताओं को जो भी अंश जारी किए गए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जो प्रमोटरों को रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जो भी शेयर अलॉटमेंट किए गए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें नोट देर क्या है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग या हिस्सा क्या है, यानी अधिकृत ऑथराइज कैपिटल का वह भाग, पार्ट या हिस्सा जिसके लिए अंश अविधान हेतु जारी नहीं किए गए हैं वह पूंजी अनिर्गमित अन्य इशूड कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी जैसे अब इसमें 50 लाख ऑथराइज कैपिटल है, 35 लाख रुपए का इशूड कर दिया है, रिमेनिंग कितना हो गया 15 लाख हो गया, तो 15 लाख एक तरीके से आपका अनिर्गमित यानी अनइशूड कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनइशूड कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब इशूड कैपिटल और आपका जो ऑथराइज कैपिटल है इसका योग नहीं लगाया जाता है, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चालू होता है, क्या होता है, अभिदत्त या प्रदत्त पूंजी है, यानी सब्सक्राइब्ड और पेड कैपिटल के बारे में बात करें तो सब्सक्राइब्ड और पेड कैपिटल क्या होती है इसको देखते हैं। जैसे आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं 50 लाख रुपए की। ठीक है, इशूड आपने कितना कर दिया 35 लाख का। ठीक है, और इसमें जो रिमेनिंग राशि कितनी होगी आपकी अनइशूड कैपिटल हो गई, क्या होगी 15 लाख आपके अनइशूड कैपिटल हो गई। अब इसमें 35 लाख रुपए आपने जो जनता को निर्गमन किया है उनमें से आपको कितनी राशि प्राप्त होती है, जैसे आपको 30 लाख रुपए का प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से आपकी अभिदत्त या पेडअप कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभिदत्त या पेडअप कैपिटल कहलाएगी, यानी सब्सक्राइब्ड और पेडअप कैपिटल कहलाएगी। तो मांगी गई पूंजी के अंकित मूल्य में से जितनी राशि अंशधारियों द्वारा रोकड़ या अन्य प्रतिफल के रूप में, यानी रोकड़ हो या अन्य प्रतिफल के रूप में चुका दी गई हो उसे अभिदत्त या प्रदत्त या चुकता पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड या पेडअप कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका रोकड़ या अन्य प्रतिफल भी इसमें शामिल किया जाएगा, जैसे कोई संपत्ति विक्रेता है या कोई प्रमोटर है उसको शेयर जारी किए जाते हैं या अन्य किसी सेवा के बदले शेयर जारी किए जाते हैं तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखना है, इसको आप सभी को पता है, बात कर लेते हैं एक बार, हालांकि आगे टॉपिक आएगा। जो आपके शेयर होते हैं वो 3 प्रकार से जारी किए जाते हैं। एक तो होता है आपका एट पार, एक होता है आपका एट डिस्काउंट और एक होता है आपका एट प्रीमियम। ठीक है, जैसे आपका अंकित मूल्य का 100 रुपये का शेयर है, अगर एट पार करेंगे तो 100 का है, 100 पे जारी कर दिया, डिस्काउंट पे जैसे 90 पे जारी किया और इसको प्रीमियम पर 110 रुपये में जारी किया गया है। तो प्रीमियम की जो राशि है या 10 रुपये एक्स्ट्रा आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो गुडविल वाली कंपनियां होती है, ठीक है, तो वो प्रीमियम पे मोस्टली जारी करती है। तो 110 रुपया जो आपको, सॉरी 10 रुपया जो आपको प्रीमियम मिल रहा है, तो उस राशि को आप पेडअप कैपिटल में
शामिल नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिभूति प्रीमियम यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि अब पेड अप कैपिटल पूंजी का हिस्सा नहीं होती है, विशेष आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि अभिदत्त पूंजी का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कंपनी द्वारा अंशधारियों से अंशों के अंकित मूल्य में जितनी राशि मांग ली जाती है वह मांगी गई पूंजी कोल्ड अप कैपिटल कहलाती है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी द्वारा जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं से अंशों के अंकित मूल्य में से जितनी राशि मांग ली जाती है वह मांगी गई पूंजी कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति के पास में 1000 शेयर्स है, ठीक है, और उनमें से जैसे 3 रुपये आपका एप्लीकेशन में मांग लिया, 2 रुपये अलॉटमेंट में मांग लिया, तो जो भी 5 रुपये मांगा गया है वो एक तरीके से आपकी कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। और जो रिमेनिंग 5 रुपये की राशि है वो एक तरीके से आपकी अनकोल्ड कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। अब अनकोल्ड कैपिटल आएगा उसमें देखेंगे। तो कंपनी द्वारा अंशधारियों से अंशों के अंकित मूल्य में जितनी राशि मांग ली जाती है वह मांगी गई पूंजी यानी कोल्ड अप कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट है, यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो मांगी गई पूंजी प्रदत्त पूंजी एक ही होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी अगर मांगी गई समस्त राशि, जैसे मांगी आपसे जैसे 5 रुपये मांग रहे हैं और अगर आपने 5 रुपये का भुगतान कर दिया है, ठीक है, तो वो 5 रुपया मांगा है, 5 रुपये का आपने भुगतान कर दिया है, तो वो एक तरीके से आपकी कोल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल सेम हो जाएगी। यानी ये आपकी कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी और ये ही आपकी पेड अप कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें से जैसे आपका कोल्ड अप 5 रुपये का है, आपने 3 रुपये भुगतान किया है, तो 2 रुपये है, तो एक तरीके से आपकी बकाया राशि यानी कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। तो मांगी गई पूंजी ओबले की प्रदत्त पूंजी एक ही होगी। नेक्स्ट है, परंतु मांगी गई राशि का एक भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक नहीं चुकाया जाता है तो इस भाग को बकाया मांग यानी कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, जैसा कि अभी बात कर चुके हैं। और मांगी गई राशि में से इसे घटाने पर प्रदत्त पूंजी प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे आपने 5 रुपये मांगा है, 3 रुपये प्राप्त हुआ है, 2 रुपया है, वो एक तरह कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। और मांगी गई राशि में से इसे घटाने पर आपकी जो पेड अप कैपिटल प्राप्त हो जाएगी, जो भी प्राप्त हुई है वो इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है, जो राशि मांग से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे आपसे जो राशि मांगी जाती है एप्लीकेशन पे मांगी जाती है, फिर अलॉटमेंट पे मांगी जाती है, फिर कॉल्स आपका फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, लास्ट कॉल होता है, 3 पे मांगी जाती है। लेकिन कई सक्षम या जिनके पास में पैसा होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कई बार अपना जैसे फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे देते हैं, या सेकंड कॉल का फर्स्ट कॉल में दे देते हैं, या लास्ट कॉल का फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में दे देते हैं। तो एडवांस में जो पैसा दे दिया जाता है तो वो एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी? इन कॉल्स इन एडवांस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉल्स इन एडवांस हो जाएगी। अब स्वाभाविक है कि कंपनी को ऑलरेडी पैसा ज़्यादा मिल रहा है, उसको 5 रुपये लेने हैं, 7 रुपये ऑलरेडी 2 रुपये ज़्यादा मिल चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविजन बना रखा है कि ऐसे अंशधारियों को एक निश्चित प्रतिशत की दर से एक ब्याज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निश्चित प्रतिशत की दर से उनको 12% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो जो राशि मांग से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है उसे अग्रिम मांग राशि कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इससे प्रदत्त पूंजी में नहीं जोड़ा जाता है, यानी जो पेड अप कैपिटल होती है, ठीक है, तो पेड अप कैपिटल में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि है उसको पेड अप कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अंश के अंकित मूल्य का वह भाग जो अभी तक नहीं मांगा गया है, ठीक है। जैसे एक अंश का मूल्य 10 रुपये है, उसमें से 7 रुपये मांग ले हैं, 3 रुपये रिमेनिंग है। जो 3 रुपये जो भी नहीं मांगा गया है वो एक तरीके से आपकी अनकोल्ड कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यानी नहीं मांगी गई पूंजी या अनकोल्ड कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट है, अग्रिम मांग राशि एंड कॉल्स इन एडवांस में जो राशि प्राप्त हो जाती है, कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी यानी कंपनी एक्ट 2013 की जो सारणी है टेबल ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राशि जैसे आपने 5 रुपये का है मांगा है, 7 प्राप्त हो जाता है, तो 2 रुपया जो भी एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ है उस पर कंपनी एक्ट 2013 की सारणी ऐप के अनुसार आपको 12% कितना 12% वार्षिक दर से ब्याज कंपनी द्वारा जो भी शेयर होल्डर है उसको देना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना। लास्ट पूंजी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। आरक्षित या संचित पूंजी के बारे में बात करते हैं, रिजर्व कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो रिजर्व कैपिटल क्या होती है तो इसको देखते हैं। रिजर्व कैपिटल जो कंपनी द्वारा नई मांगी गई पूंजी का हिस्सा होता है, जो कंपनी अपने समापन पर या कोई प्रोजेक्ट का विस्तार करना हो, एक्सेट्रा जो भी करना हो, उस समय जो मांगी जाती है वो एक तरीके से आपकी रिजर्व कैपिटल कहलाती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीमित दायित्व वाली कंपनी कौन सी है, यानी सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करके यह निर्धारित कर सकती है कि नए मांगी गई पूंजी के किसी निश्चित भाग को समापन पर ही मांगा जाएगा। किसमें मांगा जाएगा? यानी प्रस्ताव पास करेगी। जैसे 10 रुपये का शेयर है, 9 रुपये मांग लिया, 1 रुपया शेष रह गया। अब वो कंपनी ये विशेष प्रस्ताव पास कर सकती है बैठक में कि जो 1 रुपया रिमेनिंग है उसको कंपनी का जब भी इन फ्यूचर में समापन होगा या वाइंड अप होगा तो उस समय जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी लोन्स है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटीज़ है उनका भुगतान करने के लिए या जो भी और भी जो भी कार्य होंगे उसके समय इसको मांगा जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था कंपनी के ऋणदाताओं की सुरक्षा तथा
एंड जो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, जो कंपनी के जो भी ऋणदाता होते हैं, तो उनकी सुरक्षा उसमें की होती है, उनमें विश्वास जगता है। ऐसा करने से कंपनी की साख बढ़ती है तथा उसे ऋण प्राप्त करने में सुविधा रहती है। इस प्रकार से अगर कोई कंपनी करती है तो जो भी उसके ऋणदाता है, जो भी क्रेडिटर्स है, जो भी बैंक के लोन देते हैं, एक्सेट्रा जो भी व्यक्ति उसे स्टेक होल्डर के रूप में संबंधित होते हैं, जो उसको ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको ये सुविधा रहती है कि इन फ्यूचर में जब भी कंपनी का वाइंड अप या समापन होगा, तो जो रिजर्व कैपिटल है उसमें से जो भी अपने ऋण दिया है उससे उस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इससे कंपनी की काफ़ी गुडविल बढ़ती है। ठीक है, देख चुके हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल हो चुका है। अब देखते हैं अंशों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इक्विटी शेयर्स होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें बात करें तो अंशों में जो इक्विटी शेयर्स होते हैं आपके कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स तो यही कंपनी के मालिक होते हैं। कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, और ये प्रेफरेंस शेयर कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। और जो कंपनी की जो भी दिन प्रतिदिन की जो भी प्रक्रियाएं होती है, सॉरी दिन प्रतिदिन में खैर इनको शामिल नहीं किया जाता है। मोस्टली जो भी कंपनी के अधिकारी हैं, एमडी है, जो भी सीईओ हैं या सीएफओ वही कार्य करते हैं। तो जो भी मीटिंग्स होती है, जो भी डिसीजन लेना होता है, तो समता अंशधारियों के निर्णय के आधार पर ही जो भी डिसीजन लिया जाता है वो, क्योंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं, वो समता अंशधारियों को जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी गेंस होता है, तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को पेमेंट करने के बाद में जो भी राशि शेष होती है उनको बाद में ही पेमेंट किया जाता है। एंड पूर्वाधिकार अंशधारियों से पहले इनको पेमेंट नहीं किया जा सकता है। जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी एंड प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनको समता अंशधारियों से पहले लाभ या गेन का भुगतान किया जाता है। जैसा कि नाम से प्रतीत है, प्रेफरेंस शेयर या पूर्वाधिकार। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। समता अंशों के बारे में बात करें तो पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं इक्विटी शेयर्स की। तो कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी होते हैं। यानी जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं वो एक तरीके से आपके जो समता अंशधारी है वही होते हैं। कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी यानी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। समता अंशधारियों को चुकता पूंजी के अनुपात में कंपनी की सभा में वोट डालने का अधिकार होता है। एंड जो भी उनके पेड कैपिटल है उसके रेशियो में इनको वोट डालने का अधिकार होता है। और ये कंपनी के कार्य को नियंत्रित कंट्रोल भी करते हैं। इसके अलावा समता अंशों पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती है। यानी इन पर लाभांश की दर प्री डिसाइड नहीं होती है। कंपनी में अगर पर्याप्त लाभ होते हैं तो इनको लाभ दे दिया जाता है पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद में। अगर पर्याप्त लाभ नहीं होते तो इनको लाभ नहीं दिया जाता है, नेक्स्ट ईयर में दिया जाता है। जो भी स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि किसी वर्ष लाभ न हो या कम हो तो समता अंशधारियों को अंशों पर कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर कंपनी को अधिक लाभ होता है तो इन्हें ऊंची दर से लाभांश मिलता है। अगर कंपनी को ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है किसी वर्ष तो इनको ऊंची दर से लाभांश प्राप्त होता है। यानी इनकी जो लाभांश की दर होती है वो निश्चित नहीं होती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित दर से पेमेंट करना अनिवार्य होता है। ऐसे अंशों के धारक उसी समय लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं जब अधिकतम अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, यानी प्रेफरेंस शेयर को भुगतान कर दिया जाता है, उसके बाद में इनको पेमेंट किया जाता है। इसलिए कंपनी के समापन की दशा में ऐसे अंशों की पूंजी अधिमान अंशों की पूंजी वापस करने के पश्चात ही लौटाई जाती है। एंड जो भी जैसे आपका इक्विटी शेयर होल्डर है, तो जैसे कंपनी का वाइंडिंग होता है, समापन होता है, तो जो भी उसकी संपत्तियों से बेचने से जो भी राशि प्राप्त होती है, जो भी उसके रिजर्व है एक्सेट्रा, जो भी उसकी पूंजी है, इनकम है, रिकवरी है, जो भी है, तो वो सबसे पहले जो भी क्रेडिटर्स उनको भुगतान किया जाएगा, फिर पूर्वाधिकार अंशधारी को भुगतान किया जाएगा। जो भी रिमेनिंग राशि होती है फिर इक्विटी शेयर होल्डर के मध्य बांटी जाती है, यानी इनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स के बारे में बात हो चुकी है। अब हम अधिमान अंशों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसको देखते हैं। तो इनको समता अंशों से पहले निश्चित दर या निश्चित राशि से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। कंपनी के समापन में समता अंशों से पहले पूंजी वापस प्राप्त करने का इनको अधिकार होता है। इसके अलावा कंपनी सीमा नियम एवं अंतर नियमों के अंतर्गत समता अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश चुकाने के बाद अधिक के लाभों में से भाग लेने का इनको भी अधिकार होता है। यानी सीमा नियम और अंतर नियम में जो प्रावधान है कि अंशधारियों को एक निश्चित दर से, यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों को निश्चित दर से अगर प्रॉफिट दे दिया जाता है उसके बाद में से समता अंशधारियों को दिया जाता है। अगर कोई रिमेनिंग शेष रहता है तो फिर बाद में पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह दे दिया जाता है, यानी इनको इनमें राइट्स होता है। नेक्स्ट एवं समापन की दशा में आधिक्य में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है किसको? पूर्वाधिकार अंशधारियों को। ऐसे अंश कम जोखिम, यानी जो ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं वो एक तरीके से कम जोखिम सहने वहन करने वाले विनियोजकों के लिए अनुपयोगी होते हैं, क्योंकि इनमें जो रिस्क नहीं होता है और प्रॉफिट होता है जो निश्चित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कम रिस्क वाले जो इन्वेस्टर है, विनियोजक है, वो इस प्रकार के शेयर्स का ज़्यादा चुनाव करते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अधिमान अंशों के टाइप्स देखते हैं, यानी प्रेफरेंस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, अधिमान अंशों के प्रकार है। तो इसमें आपके 5 प्रकार के अधिमान अंश होते हैं।
इन्हें एक तरीके से लगभग 10 प्रकार के हैं। पर आप संचय में संचय अधिमानंश हो गया आपका, एक भागीदार में गैर भागीदार अधिमानंश हो गया, एक प्रवृत्ति गैर प्रवृत्ति अधिमानंश हो गए, एक सौदे में असौदे हो गए, यानी सौदे जिनको लाइफ टाइम में चुकाना होता है, असौदे इनको कभी भी चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है। संचय प्रवृत्ति अधिमानंश है, यानी इनको ऋण पत्रों में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नहीं आएगा, यानी ये आपके जो अधिमानंश कितने प्रकार के होते हैं। तो ईजी है, संचय असंचय, भागीदार गैर भागीदार, परिवर्तनीय गैर परिवर्तनीय, सौदे असौदे, संचय परिवर्तनीय अधिमानंश है। वो इसको 1985 भारत सरकार द्वारा इसको निर्देशित किया गया था, किसको, संचय परिवर्तनीय अंशधारियों को। ठीक है, तो बेसिक बेसिक देख चुके हैं। अब अपना बैलेंस शीट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ जो भी XYZ लिमिटेड हो आ जाएगा, इससे आपके लाइबिलिटीज आ जाएगी, इससे आपका असेट्स आ जाएगा। अब हम शेयर कैपिटल के बारे में बात करें तो ऑथराइज कैपिटल उदाहरण के तौर पे मान रहे हैं 1 लाख रुपया, 1 लाख शेयर्स है, कितना है, 1 लाख शेयर्स है, एक की वैल्यू 10 रुपया है, तो टोटल 10 लाख रुपये की आपकी ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब इशूड कैपिटल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, तो 50,000 शेयर्स का इशू किया तो पर 10 में, तो 5 लाख रुपये इशूड कैपिटल हो गई। इसमें सब्सक्रिप्शन और पेडअप कैपिटल है, 5,000 शेयर्स और ₹10 है। अब इसमें इशूड एज फुली पेडअप फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, मैंने 50,000 के हो गए। 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 है, जिसमें से 8 रुपये का कोल्ड अप है, ठीक है, 2 रुपये नहीं मिला, तो अब 3,60,000 का हो गया। और इसमें कोल्सन एरिया आपका 3,000 रुपये है, तो 3,57,000 ये टोटल आ गया। 4,07,000 आपको लाइबिलिटी साइड आ चुकी है। और इस तरीके से प्लांट मशीनरी आ जाएगी, कैसेट बैंक आ जाएगा, जो भी राशि देर की, यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। अब ये किस प्रकार से राशि है, तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे उसमें बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से राशि आएगी, वो वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे अभी बेसिक देख रहे हैं। और यहाँ पे जो आपकी ऑथराइज कैपिटल है और आपकी इशूड कैपिटल है, इसका कभी भी योग नहीं लगाया जाता है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसका चिट्ठे के योग में इनको शामिल नहीं किया जाता है, एंड जो आपको ऑथराइज कैपिटल और साथ में इशूड कैपिटल का योग नहीं लगाया जाएगा। और बाकी आपके जो भी सब्सक्राइब पेडअप कैपिटल है, इशूड कैपिटल सॉरी सब्सक्राइब और पेडअप कैपिटल है, उसका यहाँ पे योग लगाया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अंश पूंजी का चिट्ठे में निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, एंड जो आपका जो अंश शेयर कैपिटल होती है, उसका जो आपके बैलेंस शीट होती है उसमें निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट या वित्तीय विवरणों में दायित्व पक्ष में क्रमशः अधिकृत पूंजी या ऑथराइज कैपिटल आती है आपकी, जैसे ऊपर देख चुके हैं। इसके अलावा इशूड कैपिटल आती है, पेडअप कैपिटल को दिखाया जाता है। इनमें अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी यानी ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल केवल सूचनार्थ दिखाया जाता है, जैसे कि पहले बात हो चुकी है, यानी केवल इनको सूचनार्थ दिखाया जाएगा, इनका योग नहीं किया जाएगा। इन राशियों को चिट्ठे के जोड़ में शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पेडअप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी की राशि को ही जोड़ में शामिल किया जाता है, जैसा कि इसकी बार बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंशों का निर्गमन। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करें तो इश्यू आपका 3 प्रकार से होता है, एक समूल्य पर, बट्टे पर, और प्रीमियम एंड एड पर, एड डिस्काउंट और प्रीमियम। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं। समूल्य क्या होता है, यानी 100 का 100 पे बेचा, इसको इशू किया, और बट्टा 100 का है अंकित मूल्य, और उसको 10 रुपये माइनस कम में उसको अगर इशू करेंगे तो 90 बट्टा हो गया 10 रुपये का। और प्रीमियम 100 रुपये का अंकित मूल्य है और 10 रुपये आपने ज़्यादा प्राप्त किए एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में, तो आपका तरीके से प्रीमियम पर जारी करना हो जाएगा। अब अंश निर्गमन की प्रक्रिया के बारे में बात करें, अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी 4 प्रोसेस होती है। एक तो प्रविवरण जारी किया जाता है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। पहले एक कंपनी द्वारा प्रविवरण जारी किया जाता है, उसके बाद में अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, अंशों का आवंटन किया जाता है और अंशों पर मांग राशि प्राप्त की जाती है। ये इसकी प्रोसेस होती है। अब इनको 1 बाय में देखते हैं। पहले देखते हैं प्रविवरण का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, यानी इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट है। तो एक सार्वजनिक कंपनी को, यानी जो भी अभी ऐसा आप सभी को पता है, सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी ही केवल जनता में प्रोस्पेक्ट जारी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी, ओबीसी कंपनी कभी भी जनता में प्रोस्पेक्ट यानी जो भी है आईपीओ या आईपीओ जारी नहीं कर सकती है, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक सार्वजनिक कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, जैसे समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रार के माध्यम से, के बाद संचालक मंडल द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रबंध करना होता है। इस हेतु सेबी द्वारा जो भी आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जो भी डायरेक्शन या दिशा निर्देश है उनका पालन करना पड़ता है। जनता को अंश खरीदने के लिए दिए गए निमंत्रण को ही एक तरह से प्रविवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रविवरण या प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। यानी जनता को अंश खरीदने के लिए जो भी निमंत्रण दिया जाता है, जो भी सूचना दी जाती है, उसी को एक तरह से प्रोस्पेक्ट या प्रविवरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसकी एक प्रति इसे प्रकाशित करने से पूर्व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करानी होती है। इन प्रकाशित करने से पूर्व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा कराएंगे। निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है, जैसा कि पहले बात हो चुकी है। प्राइवेट कंपनी कभी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है। उसकी राशि सिर्फ और सिर्फ जो भी उसके सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की संख्या में मैक्स टू मैक्स 200 हो सकती है। तो जो मैक्स टू मैक्स सदस्य 200 है, वही कंपनी का जो भी क्रियाकलाप किया जाएगा, जो भी उसका बिजनेस के रिगार्डिंग जो कार्य होगा, वो 200 सदस्य पूंजी लगाएंगे। प्रविवरण के साथ अंश आवेदन पत्र भी संलग्न करना होता है। यानी जो प्रोस्पेक्ट होता है
उसके साथ में जो आवेदन पत्र होता है वो संलग्न करना होता है, और जिसमें अंशों के आवेदन की प्रक्रिया का विवरण डिटेल से लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना। जैसे प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया जाता है उसके बाद में अंशों के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो निवेशक या जो भी इन्वेस्टर है, विनियोजक है, आवेदन के साथ साथ आवेदन राशि प्रविवरण में विशिष्टीकृत किए गए अनुसूचित बैंक में जमा कर दिया जाता है। जो प्रविवरण जारी किया जाता है उसमें जो एप्लीकेशन की राशि होती है तो उसमें डिसाइडेड कर दी जाती है कितनी मांगी जा रही है। वो एक विशिष्टीकृत बैंक, जो भी बैंक होता है, अनुसूचित बैंक होता है, उसमें आपको जमा कराने अनिवार्य होता है, जो भी इन्वेस्टर होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट है कंपनी को प्रविवरण पत्र जारी ये इंपॉर्टेंट है, विशेष इंपॉर्टेंट है, इसमें से 80% आपका। तो कंपनी को प्रविवरण पत्र जारी करने के 120 दिनों, यानी जैसे 120 दिन आपका कितना होगा 4 महीना, तो 120 दिनों के भीतर न्यूनतम अभिधान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यानी जैसे प्रविवरण जारी कर दिया है तो 120 दिनों के भीतर न्यूनतम अभिधान उसको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब न्यूनतम कितना होगा वो देखेंगे, 90% होता है। अगर इस समयावधि में उपरोक्त राशि प्राप्त करने में विफल या असमर्थ रहती है कंपनी, कितने, यानी 4 महीने यानी 120 दिन में अगर वो राशि प्राप्त करने में विफल या असमर्थ रहती है तो कंपनी आवंटन की प्रक्रिया नहीं कर सकेगी। यानी जो भी एप्लीकेशन पर पैसा आया है उसका अलॉटमेंट नहीं कर सकेगी। वो पैसा है वो उसको आगामी 10 दिनों में, यानी टोटल 130 दिनों में वो पैसा, आवेदन राशि जो भी इन्वेस्टर है उनको लौटाना अनिवार्य होगा। तथा प्रविवरण जारी करने के 130 दिन कितना, यानी 10 दिन, 120 प्लस 10 करेंगे तो 130 दिन, यानी 130वें दिन के भीतर आवेदन, यानी 121 से लेकर 130 दिन के भीतर ये राशि लौटाना अनिवार्य होती है। अगर ये राशि तय समय पर नहीं लौटाई जाती है तो उस पर एक निश्चित दर से, यानी 15% की दर से वहाँ पे ब्याज देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। न्यूनतम अभिधान राशि के बारे में बात करें यहाँ पे, तो जैसे आपने प्रविवरण कितने का जारी किया है, जैसे आपको जनता से राशि प्राप्त करनी है कितनी, 10 लाख रुपया। अब 90% राशि आपको मिनिमम प्राप्त हो जानी चाहिए अभिधान के द्वारा, कितनी हो जाएगी, 9 लाख रुपया। और एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर आपको 9 लाख रुपया जनता से प्राप्त नहीं होता है तो आप उस राशि का अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप अलॉटमेंट नहीं करेंगे, और जो राशि प्राप्त हुई है, जितनी भी परसेंटेज आपको राशि, अगर 90% से कम राशि प्राप्त हुई है आपको, तो वो राशि आपको जो भी संबंधित विनियोजक है उनको राशि लौटाना अनिवार्य होता है। अगर देरी की जाती है, ठीक है, तो उस पर 15% की दर से ब्याज देना कंपनी को अनिवार्य होता है। तो न्यूनतम अभिधान जारी की गई राशि का 90% यानी 90% से कम नहीं होना चाहिए। ये शर्त पूर्ण नहीं होने पर प्राप्त समस्त राशि को लौटाने हेतु कंपनी बाध्य होगी। अभिधान के बंद होने की तिथि के, यानी जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है, यानी अभिधान के बंद होने के तिथि से 8 दिनों के भीतर, यानी 8 दिनों की देरी की स्थिति में कंपनी उस पर, यानी कंपनी बाध्य होगी अभिधान के बंद होने की तिथि के 8 दिनों की देरी, अगर 8 दिनों की से ज़्यादा देरी हो रही है तो कंपनी उस पर कितना 15% कितना, यानी 15% ब्याज देने के लिए बाध्य होगी। जो भी राशि प्राप्त हुई है उस पर 15% की दर से ब्याज देने के लिए बाध्य होगी। ठीक है। और थर्ड प्रोसेस, इसमें अंशों का आवंटन के बारे में बात करें, अलॉटमेंट के बारे में बात करें। अगर 90% से ज़्यादा, 90% या 90% से ज़्यादा राशि प्राप्त हो जाती है अभिधान के रूप में, तो वो कंपनी उन अंशों का अलॉटमेंट करेगी। अलॉटमेंट किस प्रकार से करेगी वो देखते हैं। तो कंपनी द्वारा अंतिम सारांश सूची तैयार करने के पश्चात आनुपातिक रूप से, यानी प्रो रेटा सिस्टम से आवंटन किया जाएगा। अब इसमें कई बार जो रेपुटेड कंपनी होती है वहाँ पे और सब्सक्रिप्शन भी आ जाता है। जैसे आपने 10 लाख रुपये मांगे, 15 लाख रुपये प्राप्त हो गए। अब 15 लाख रुपये का किस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा, इन किन अंशधारियों को, जैसे मान के चलो किसी अंशधारी ने अगर 3 आवेदन लगाए हैं तो उसको 2:1 के रेशियो में उसको प्रो रेटा के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट का कार्य किया जाएगा। अंशों का आवंटन एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा तब तक नहीं किया जाता तब तक 90% अभिधान राशि प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, वाला बात हो चुकी है, मिनिमम 90% राशि प्राप्त होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करें, अंशों पर मांग राशि प्राप्त करना है। तो आवेदन में आवंटन के समय ली गई राशि के अतिरिक्त अंशों की शेष रकम को कंपनियां एक या कई किस्तों में वसूल कर सकती है। मांगी गई राशि को एक तरह से कॉल कहा जाता है। जैसे 10 रुपये का एक शेयर है मान के चलो, अब एप्लीकेशन पे जैसे 3 रुपये प्राप्त कर ली थी, फिर रिमेनिंग राशि कितनी हो गई आपकी, 7 रुपये हो गई। अब 7 रुपया, 2 रुपया आपका अलॉटमेंट पे मांग सकती है, फिर बाकी आपका 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया सेकंड कॉल और 1 रुपया आपका लास्ट एंड फाइनल कॉल पर मांग सकती है कंपनियां। ठीक है, तो उसी को एक तरह से कॉल या मांग कहा जाता है। प्रत्येक मांग की राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जैसे 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, अब उसमें जब प्रत्येक मांग की राशि है तो उसका जो अंकित मूल्य है उसके 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना नहीं होनी चाहिए, यानी 25% से अधिक राशि आप एक साथ नहीं मांग सकते। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और 2 मांगों के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। एंड जो जैसे फर्स्ट कॉल आपकी सेकंड कॉल है या लास्ट कॉल है, या ठीक है,
तो उनके मध्य कम से कम 1 माह का यानी 30 डेज का अंतर होना चाहिए। अंशों की देय भुगतान या मांग तिथि पर भुगतान नहीं करने पर 10% ब्याज की वसूली की जा सकती है। यानी जो अंशों की जैसे आपका अंश आपने प्राप्त कर लिए, सभी राशि प्राप्त हो गई, इन फ्यूचर में इनका रिडेम्पशन करना है। अब रिडेम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, शोधन करना है। और जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उनको राशि लौटाना होता है। तो अगर देय भुगतान तिथि पर या मांग की तिथि पर अगर आप कंपनी पेमेंट नहीं करती है उन हिस्सेदारियों को, तो यहाँ पे 10% ब्याज की दर से वसूली यहाँ पे की जा सकती है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें विपरीत हो गया। यानी ये रेडमिशन वाला नहीं है। यानी अंशों की जो ड्यू डेट है, जैसे मान के चलो फर्स्ट कॉल की 1 अप्रैल को जमा कराना, उदाहरण तौर पे अगर जो कोई अंशधारी है, अगर वो पैसा नहीं चुकाता है, भुगतान नहीं करता है, तो जो भी रिमेनिंग राशि है उस पर 10% की दर से ब्याज की वसूली कंपनी द्वारा की जा सकती है। यहाँ पर थोड़ा गलत बता दिया। तो अंशों के संयुक्त स्वामित्व की दशा में, यानी जो अगर ज्वाइंट रूप में अंशधारी है, यानी 2-3 व्यक्ति ज्वाइंट रूप में स्वामित्व है, तो मांग का भुगतान करने के लिए अंशधारी संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। संयुक्त रूप से हो सकते हैं और साथ में व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है, जब तक मांग का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक दोषी सदस्यों को मताधिकार नहीं दिया जा सकता है। जब तक मांग का भुगतान किया है, उसका पेमेंट नहीं किया जाता है किसी शेयर होल्डर्स द्वारा, तो तब तक वो जो वोटिंग राइट्स होता है उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, अंश प्रमाण पत्र है। तो जैसे ये आपका एप्लीकेशन में 90% राशि प्राप्त हो जाती है, उसका अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अलॉटमेंट करने के बाद में जो भी कंपनी होती है, वो जो भी उसके शेयर होल्डर्स है, उनको एक प्रमाण पत्र यानी अंश प्रमाण पत्र, एक तरीके से एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। जैसे आपका मार्कशीट हो गया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस तरीके से एक तरीके से प्रमाण पत्र होता है। वो प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा जो शेयर होल्डर होते हैं उनको देना अनिवार्य होता है। अंश प्रमाण पत्र कंपनी की सार्वभौम मुद्रा, यानी जो भी उसकी कॉमन सेल होती है, तो सार्वभौम मुद्रा के अधीन निर्गमित एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें ये निर्दिष्ट होता है कि प्रमाण पत्र का धारक कितने अंशों का स्वामी है। उसमें नाम होता है, एड्रेस होता है, तो कितने अंशों का धारक है, कितनी राशि उसके द्वारा ली गई है, एक्सेट्रा जो भी है वो उसमें मेंशन होता है। वस्तुतः अंश प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अंशों पर किसी सदस्य का अधिकार होने का मूल प्रमाण होता है। एक तरह से सदस्य का जो राइट्स होता है वो एक तरीके से अंश प्रमाण पत्र के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ASBA। तो ये मोस्ट है ASBA, अवरुद्ध राशि द्वारा समर्पित आवेदन। क्या है? यानी अवरुद्ध राशि द्वारा समर्पित आवेदन है, ठीक है। तो एक तरह से ASBA है, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा, यानी किसी भी इन्वेस्टर द्वारा जो भी विशिष्टीकृत बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक होते हैं, तो उनको जो व्यक्ति है वो निर्देशित कर देता है कि जब भी कंपनी में जो भी IPO आए, जो भी प्रोस्पेक्ट आए, तो मेरी अनुमति लिए बगैर आप इस कंपनी में जो भी पैसा है वो एप्लीकेशन एक तरीके से परचेज कर सकते हैं। तो इसको एक तरह से अवरुद्ध राशि समर्पित आवेदन कहा जाता है। यानी उनको निर्देशित कर दिया जाता है बैंकों को, तो बैंक बाय डिफॉल्ट जो भी IPO आता है, जो भी प्रोस्पेक्ट आता है, उसमें पैसा इन्वेस्टेड कर देता है। प्रतिभूतियों यानी अंशों, ऋण पत्र या अन्य वित्तीय साधन के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO द्वारा अधिकार मुद्दे आदि को बैंकिंग, चेक, पे ऑर्डर या ड्राफ्ट या डेबिट या बैंक अकाउंट या अवरुद्ध राशि द्वारा समर्पित आवेदन के द्वारा आवेदन राशि का भुगतान करके आवेदन किया जा सकता है। ASBA आवेदन राशि के भुगतान के तरीकों में से एक प्रकार है। यानी ASBA के बारे में बात करें तो सेबी एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में 1988 एक्ट के तहत 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। सेबी द्वारा विकसित एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिभूतियों के IPO, यानी IPO फुल फॉर्म आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर और आधिकारिक निर्गम के अभिधान के लिए आवेदन किया जाता है। इस विधि के तहत आवेदक द्वारा इस निर्गम के अभिधान के लिए बैंक को आवेदन राशि के लिए अपने बैंक खाते को अवरुद्ध करने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है। तो हालांकि इसके बारे में बता चुका हूँ किस प्रकार से अवरुद्ध करता है, यानी बैंक को निर्देशित कर देता है जो ग्राहक है। जैसे कोई IPO आता है तो वो IPO राशि बाय डिफॉल्ट बैंक द्वारा उसमें लगा दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अंश निर्गमन संबंधी लेखांकन, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल पहले इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोविजन देखेंगे 2013 का, और फिर बाद में जो भी एंट्रीज होती है किस प्रकार से होगी वो देखेंगे। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन उदाहरण के माध्यम से सोल्यूशन करेंगे, एंट्रीज करेंगे, फिर आपका बैलेंस शीट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाएंगे, ठीक है। अगर किसी फ्रेंड्स को किसी प्रकार से क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।